तो ये आज से बहुत पहले की बात है कि किसी इलाके में एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था। ये बूढ़ा बुजुर्ग अपनी बहुत सी नेक आदतों और नेक खसलतों के बावजूद अपनी एक बुरी आदत की वजह से पहचाना जाता था। ये आदत अगरचे बज़ाहिर इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को इस बूढ़े और नेक बुजुर्ग की ये आदत कुछ अच्छी नहीं लगती थी। दरअसल इसमें ये आदत पाई जाती थी कि ये जिस किसी से दुश्मनी पाल लेता, फिर मरते दम तक उसके साथ दोस्ती ना करता। अगर किसी के साथ इसका कोई झगड़ा हो जाता तो फिर ये सारी जिंदगी उसी झगड़े में गुजार देता। इसने कभी किसी से सुलह नहीं की थी। अगर कोई इस बूढ़े नेक बुजुर्ग को कुछ ना कहता तो ये बूढ़ा नेक बुजुर्ग बहुत इखलाक के साथ पेश आता, हमेशा लोगों का भला सोचता। इस बूढ़े बुजुर्ग में एक खास खूबी ये भी थी कि इसका सांपों से याराना था। तरह तरह के सांपों के डसे का इलाज ये करता था और इसके पास दूर दूर से लोग आते और सांप के डसे का इलाज करवाते। अल्लाह ताला भी इन्हें शिफा दे देता और वो इस बूढ़े बुजुर्ग को दुआएं देकर चले जाते। अब लिखने वाला लिखता है कि इसके दोनों हाथों पर स्याह रंग के छोटे छोटे दो दाग थे। अब ये बूढ़ा बुजुर्ग हर साल अपने हाथों पर और जिस्म पर जोंके लगवाता और कई पाव खून अपने जिस्म से निचड़वाता था। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये बूढ़ा बुजुर्ग जब बचपन में अपने दादा के साथ कहीं जा रहा था तो इसको किसी जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से आज तक ये अपना खून निचड़वाता है। कहते हैं कि एक बार एक शख्स बहुत दूर से इस बूढ़े बुजुर्ग के पास आता है और इससे कहने लगा, बाबा जी, हमारे इलाके में एक ऐसा सांप मौजूद है जो बिल्कुल सुनहरे रंग का सांप है, और जब कोई इसके करीब जाने लगता है तो सांप अपनी दुम पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे दरख्त अपनी जड़ों पर खड़े होते हैं। इस वजह से सब लोग इससे डरे हुए हैं। साथ में ये बात भी है कि वो सांप हमारे घर में रहता है। मैंने कई बार उसे अपने घर में देखा है और मैं उसे मारने में नाकाम हो गया हूँ। अब तो मुझे अपने घर में डर लगने लगा है। मेरे घर में मेरी बीवी भी रहती है और वो औरत जात मुझसे भी ज्यादा खौफजदा रहती है। ये बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, क्या वो सांप बिल्कुल सुनहरे रंग का है और जब सूरज की शुआएं उस पर पड़ती हैं तो उसका जिस्म चमकने लगता है? दूसरी तरफ बैठा हुआ ये शख्स जो दूर से इस बूढ़े बुजुर्ग के पास आया था कहने लगा, जी हुजूर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सांप बिल्कुल सुनहरे रंग का है और उसमें ये सारी खूबियां पाई जाती हैं जो आपने बयान की हैं। ये बूढ़ा बुजुर्ग ये सुनकर एक ठंडी आह भरता है और फिर अपने दोनों हाथ आगे करके इस दूर से आए हुए मुसाफिर को दिखाता है और कहता है, बेटा, मेरे हाथों को गौर से देखो, मेरे हाथों पे ये दाग देखो, ये उसी सांप के डसने के निशान हैं और ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप है। मैं तुम्हें इसका इलाज भी बताता हूँ और तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ जो आज से पहले तुमने कभी न सुना होगा। ये मेरे साथ होने वाला वाकया है कि एक जमाने में जब मैं छोटा सा था, अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता था, हर वक्त मुख्तलिफ शरारतें करता था। चूँकि मेरे पैदा होने के कुछ अरसे बाद ही मेरे वालिदैन इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए मैं अपने दादे के पास रहता था। अब मेरा दादा भी सांप के डसे का इलाज करता था। हमारे इलाके के जुनूब में एक छोटा सा सहरा था जिसमें कई तरह की झाड़ियां उगी रहती थीं और हम लोग घर की लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए इन झाड़ियों को तोड़कर घर लाते। इस तरह हमारा खेल कूद भी हो जाता और घर का ईंधन भी हो जाता। एक बार यूं हुआ कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी सहरा में मौजूद था और वहां से झाड़ियां तोड़ रहा था। अभी हम वहीं सहरा में लकड़ियां ही तोड़ रहे थे कि अचानक गर्म मट्टी से एक शू की आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज और अचानक उभरने वाली थी कि हम अपने होशो हवास खो बैठे और हम सब डर कर पीछे आ गए। अगरचे हमने पहले बहुत से छोटे सांप मारे थे और कई सांपों की आवाज सुनी थी, लेकिन आज हम इस सांप की यूं अचानक उभरती हुई आवाज से बिल्कुल कांप गए। लेकिन हमने अपने होशो हवास बहाल रखे और हम उस आवाज की समत देखते रहे, लेकिन हम थोड़ा पीछे जरूर हट गए थे। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक निहायत जर्द रंग का सांप नमूदार हुआ। ये सांप मुश्किल से 1.5 फुट का था और आधा इंच मोटा था, लेकिन इतना सुनहरा था कि अल्लाह अल्लाह, सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और ये सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा था कि यूं लगता था कि हर तरफ सोना फैला हुआ है। इसका कोई दूसरा रंग नहीं था। हम इसे काफी दूर होकर खड़े थे। इस तरह का सांप पहली बार हमने देखा था। अब हम सोच रहे थे कि इस सांप को मारना चाहिए। हम एक लकड़ी लेकर सांप की तरफ बढ़े, लेकिन सांप ने आंखें खोली और सांप अपनी दुम पर ऐसे खड़ा हो गया जैसे पौधा अपनी जड़ों पर खड़ा होता है। हमने सोचा कि ये सांप हमसे ताकतवर है, इसलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए
और हम इसे उसी हालत में छोड़कर वापस अपने घरों की तरफ आने लगे। हम सब लोग डर कर वापस घर की तरफ आ गए। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने घर पहुंचकर सीधा अपने दादे की तरफ जाने का इरादा किया। जब मैं अपने दादे की चारपाई के पास पहुंचा तो मेरा दादा अपनी चारपाई पर बैठा था। उसकी चारपाई पर बहुत साफ और सफेद चादर बिछी हुई थी, तकिया भी सफेद था और ये सब दूध की तरह रोशन था। मैंने आओ देखा न ताओ फौरन तमाम वारदात अपने दादे को सुना दी। मेरे दादे ने तमाम वारदात गौर से सुनी और मुझसे बार बार पूछा। वाकईतन वो बिल्कुल सुनहरा सांप था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था। मैंने कहा, दादाजी मुझे तो कोई और रंग उसमें नजर नहीं आया। मेरा दादा उसी वक्त चारपाई से उठा और मेरा दादा मुझे लेकर उसी टीले की तरफ चलने लगा। रास्ते में मैंने अपने दादे से कहा कि दादा जान, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं उस सांप के करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा दादा मुझे कहने लगा, तुम बस मुझे वो जगह दिखा दो, फिर मैं जानूं और वो सांप जाने। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं अपने दादे के साथ उस टीले की तरफ चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मैं और मेरा दादा उसी टीले पर मौजूद थे जहां हमने वो सुनहरा सांप देखा था। जैसे ही हम उस जगह पर पहुंच गए तो मैंने अपने दादा जी को बताया, दादाजी यही वो जगह है। मेरे दादा ने मुझे कहा कि अपने दोनों पांवों पर ऊपर कपड़ा बांध लो। और फिर मेरे दादा ने अपनी छड़ी से एक बड़ा सा दायरा खींचा जो तकरीबन 500 मुरब्बा फीट का था। और फिर मेरा दादा मुझे कहने लगा, ये कुल्हाड़ी लो और इस दायरे में खड़े होकर इन सारी झाड़ियों को मुकम्मल साफ कर दो। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि अब मेरे जहन से डर निकल चुका था, क्योंकि मेरा दादा अब मेरे साथ था। और मैंने तकरीबन 1 घंटा लगाकर वो सारी झाड़ियां बिल्कुल साफ कर दी और मैंने पूरी तरह से इस जगह को मैदान बना दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो सांप हमें दोबारा नजर ना आया। हम बहुत मायूस हो गए और मैं भी थक चुका था। इसलिए मेरा दादा कहने लगा, अब हमें वापस जाना चाहिए। मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी जरूर वो सांप यहाँ से चला गया होगा। मेरा दादा कहने लगा, बेटा हम कल दोबारा आएंगे और फिर से सांप को यहीं पर तलाश करेंगे। मैंने दादे से कहा, दादा जान जो सांप हमें आज नहीं मिला वो कल तक तो मजीद दूर निकल जाएगा, वो यहाँ थोड़ा ही बैठा रहेगा। मेरे दादा कहने लगे, अगर वो वाकईतन सुनहरा सांप था तो वो इस दायरे को कभी पार नहीं कर पाएगा और इसी दायरे में रहेगा। और फिर ये बात करते हुए मैं और मेरा दादा वापस घर आ गए। रास्ते में मेरा दादा मुझसे कहने लगा, अब जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूं चैन नहीं आएगा। उसका तलाश करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता उसने किसी को डस लिया तो वो फौरन मर जाएगा, लेकिन उसके मुंह को इंसानी खून भी लग जाएगा, फिर उसे आदत हो जाएगी और ये बात पूरे गांव हत्ता के जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगी। खैर रात हमने घर गुजारी और अगले दिन सुबह को ही मैं अपने दादा के साथ दोबारा उन्हीं झाड़ियों में मौजूद था। काफी देर हम तलाश करते रहे और इन झाड़ियों को उखाड़ते रहे जो जमीन में रह गई थीं। काफी देर के बाद हमें थोड़ी सी कामयाबी मिली और एक जगह से फिर वही शू की आवाज आई। जैसे ही वो आवाज उठी तो मेरे दादे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। हालांकि मैं इस तेज उभरती हुई आवाज को सुनकर फिर से डर गया, लेकिन अब एक इत्मीनान था कि मेरा दादा अब मेरे साथ है। थोड़ी देर बाद वो सांप फिर एक छोटी सी झाड़ी से नमूदार हो चुका था और वही जोश और जज्बा उसमें मौजूद था। एकदम अपनी दुम पर इतना बुलंद हो गया जैसे पौधा कद पर खड़ा हो। आज उसने अपनी झिल्ली भी फैला दी थी। इस झिल्ली में से सुनहरी धारें आग की तरह लाइटें मार रही थीं। इससे पहले कि मैं दायरा क्रॉस करके बाहर निकलता वो सांप मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे डस दिया। जैसे ही सांप ने मुझे डसा तो फौरन दादे ने मुझे दायरे से बाहर खींच लिया और उसके पास जो थोड़ी सी दवाई मौजूद थी वो मुझे पिला दी। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ और मेरा दादा मेरे पास बैठा है। मैंने दादे से सारी बात पूछी तो मेरा दादा मुझसे कहने लगा, उसके बाद मैंने उस सांप के गिर्द दायरा छोटा करना शुरू कर दिया और मैं दायरा छोटा करता करता 10 मुरब्बा फीट तक ले गया। अब मैं जिस तरफ छड़ी घुमाता था सांप उसी तरफ खुदक रहा था, लेकिन वो इस दायरे को पार नहीं कर पा रहा था और इसी दायरे के अंदर सिमटता गया। आखिरकार वो सांप उसी दायरे के अंदर बैठ गया। मैंने फौरन अपनी छड़ी उस सांप के ऊपर रखी तो वो सांप अपने अंदर बिल्कुल सिमट गया। मैंने उस पर एक मोटा सा कपड़ा फेंक कर उसको उसी छड़ी की मदद से अपने कूजे में बंद कर दिया। फिर दादे ने उस सांप की खसूसियात मुझे बताई। बेटा ये सांप यहाँ अव्वल तो इकलौता है और किसी सिलाब में से उतरा है। दोयम इस अकेले सांप का जहर 100 कोबरा सांपों से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। अगर ये हल्का सा भी इंसानी जिस्म को छू जाए तो इंसानी जिस्म स्याह हो जाएगा।
स्वयं इसके जहर से जब मैं दवाई तैयार करूंगा तो वो ऐसा तरियाक होगा कि उस दवाई का एक कतरा जहरीले से जहरीले सांप के डसे को जिंदगी बख्श देगा। और सुनो कि ये बहुत नाजुक होता है, जब तक इसके जिस्म को कोई छड़ी छूती नहीं ये बहुत खतरनाक होता है। अगर इसे हल्की सी भी कोई शय छू ले तो मस्त होकर लेट जाता है, फिर उसी आलम में कई घंटे लेटा रहता है जब तक कि अगली सुबह तलू ना हो। फिर मेरे दादे ने मुझे बताया कि इस सांप के डसने की वजह से अब ये निशान तुम्हारे जिस्म पर हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतना अच्छा तरियाक नहीं था जिसे हम उसका असर मुकम्मल तौर पर खत्म कर लेते। अब देखो ये निशान मेरे हाथों पर मौजूद हैं। तो ये आज से बहुत पहले की बात है कि किसी इलाके में एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था। ये बूढ़ा बुजुर्ग अपनी बहुत सी नेक आदतों और नेक खसलतों के बावजूद अपनी एक बुरी आदत की वजह से पहचाना जाता था। ये आदत अगरचे बज़ाहिर इतनी ज्यादा इसके बाद इस बूढ़े बुजुर्ग ने इस मुसाफिर को, जो बहुत दूर से आया था, कुछ वज़ाइफ और विर्द बताए। और ये बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा कि ये वज़ाइफ बहुत बबरकत हैं, तुम इनको अपनी जिंदगी का मामूल बना लो और जब सांप तुम्हारे घर से चला जाए उसके बाद भी ये वज़ाइफ पढ़ते रहना। इस बुजुर्ग ने साथ में ये भी बताया कि ये वज़ाइफ दरअसल मुझे मेरे दादाजी ने याद करवाए थे। मेरे दादाजी अपने रूहानी पेशवा हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के यही वज़ाइफ कसरत से पढ़ते थे और उन्होंने मुझे भी ये याद करवा दिए। अब मैं तुम्हें ये वज़ाइफ दे रहा हूँ, तुम रात के वक्त जाकर अपने घर में ये वज़ाइफ और विर्द पढ़ देना। जब तुम सुबह के वक्त उठोगे तो वो सांप तुम्हारे घर को छोड़कर कहीं दूर जा चुका होगा। उस शख्स ने ऐसा ही किया और फिर बाद में उसे वो सांप कभी भी अपने घर में नजर